नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब चुनाव में इस बार शिरोमणि अकाली दल और बसपा एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। यह गठबंधन आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहा है। चंडीगढ़ में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जनता को बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद उनकी पार्टी का विजन क्या होगा। पार्टी सभी वर्गों को साधने वाला मैनिफेस्टो सामने ला रही है और इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कई नेता भी मौजूद हैं। अकाली दल और बसपा का गठबंधन करीब गरीब और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की तरह के कई वादे घोषणा पत्र में किए जा सकते हैं और दरअसल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है, जो दलित वर्ग से आते हैं और इसी का कार्ड खोजने अब अकाली दल अपने मैनिफेस्टो में इस वर्ग के लिए भी कई घोषणाएं कर सकती है। बता दें कि घोषणा पत्र जारी कर रही है इस दौरान शिरोमणि अकाली दल। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर चुकी है। कांग्रेस सस्ती बिजली और बिल माफी का दांव खेल चुकी है। अकाली दल के मैनिफेस्टो में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टी का विजन और प्लान बाकी दलों से कितना अलग होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल मैनिफेस्टो जारी हो रहा है शिरोमणि अकाली दल का और इसके साथ ही बसपा के तमाम सारे नेता मौजूद हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अकाली दल का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, घोषणाएं की जा रही तमाम सारी, कैसा होगा अन्य दलों के मैनिफेस्टो से, ये अभी जब पूरा मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा तब इसका आकलन भी करेंगे। और फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरबजीत सिंह झिंझर हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सरबजीत सिंह जी आपके पास ही आ जा रहे हैं। आपके जो नेता हैं वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम सारी योजनाओं को बताया गया है। इस दौरान 5 लाख मकान गरीबों के लिए मुहैया कराए जाएंगे और सुकन्या योजना, यानी जिस तरीके से गरीब बेटियों की शादी के लिए भी ये योजना का जिक्र किया गया है। और क्या क्या चीजें लाई जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि ये क्या क्या होगा ये सामने आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन जिस तरीके से आप भी कहीं ना कहीं गरीब और दलित वर्ग को साधने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल पांडे जी, श्रोमणी अकाली दल का जो मैनिफेस्टो है ना, वो कुछ ही देर में पूरा आ जाएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तो पहले ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल जी ने 13 नुकाती प्रोग्राम जो दिया था, जिसमें महिलाओं को 2000 प्रति महीना जो सम्मान भत्ता उनको देना है रसोई किचन के लिए, काम की जरूरतों के लिए। डीजल जैसे किसान खेतों में यूज करते हैं, उनको 10 रुपये प्रति लीटर किसानों के लिए जो डीजल है वो कम होगा, 10 रुपये प्रति। तो 400 रुपये यूनिट पर मंथ, 2 मंथ का शेड्यूल आता है, वो 800 यूनिट बिजली का। ऐसे ही अनेकों मुद्दे, हर एक युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बुजुर्गों की पेंशन जैसे 3100, उनको जब ये स्कीम शुरू की थी ना, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो पेंशन मिलती थी, इसकी शुरुआत भी प्रकाश सिंह बादल जी ने 1997 वाली सरकार में की थी। उससे पहले पेंशन नहीं मिलती थी पंजाब में। सो लोक भलाई की जो स्कीमें हैं वो अकाली दल ही शुरू करता रहा और श्रोमणी अकाली दल ने जो कहा वो करके दिखाया और जो कहेगा वो करके दिखाएगा। ये तो बच्चा बच्चा पंजाब का जानता है। ठीक है। प्रदीप जी, आपने सुनी किस तरीके से जो योजनाएं आ रही हैं सामने। शिरोमणि अकाली दल कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है पंजाब में तो ये सारे वायदे जो किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे और जो उन्होंने योजनाएं शुरू की थी उसके बाद सरकार आई, सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया गया, उन्हें एक बार फिर से चलाने का काम किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी राहत देने का काम किया जा रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर जिस तरीके से डीजल के रेट कम किए जाएंगे किसानों के लिए, सरबजीत जी ने बताया। और इसके साथ ही साथ महिलाओं को भी साधने की कोशिश। देखिए, अगर घर का देखा जाए तो पूरे परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति के घर में जो परिवार होता है परिवार को चलाने का काम एक गृहिणी ही करती है। उसको लेकर के भी ये बड़े ऐलान किए गए हैं कि 2000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। तो ये बड़े वादे किए जा रहे हैं। इस तरह मैनिफेस्टो को लेकर के अगर पंजाब की जनता का रुख करें
तो क्या कुछ असर डाल पाएगी शिरोमणि अकाली दल? बिल्कुल आपने सही कहा, सब मन भुलावन चीजें ला रहे हैं, मगर कोई ये नहीं कह रहा जो पंजाब के ऊपर 3,80,000 करोड़ के ऊपर का जो कर्जा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि वो कर्जा कैसे खत्म होगा। ये कर्जा चढ़ाने की बात तो आम आदमी पार्टी भी कर रहे है, शिरोमणि अकाली दल ने भी ये बात कर दी है। मगर जो विकसित पंजाब, मेरा हरा भरा पंजाब, लहलाता पंजाब और सबसे धनवान प्रदेश पंजाब, आज जो कर्जे में डूबा है, कि एक बच्चा वहां का पंजाब का जो डूबा, उस कर्जे की बात लाके कहां से कहां खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने कमी नहीं छोड़ी कोई भी कर्जे में लाने की। आज जो है, जो बिजली पहले पंजाब औरों को देता था, आज बिजली जो है पंजाब उधारी दे नहीं पा रहा। बिजली में जो बिजली खरीदता उसकी उधारी नहीं दे पा रहा, आज उसकी बात कोई नहीं कर रहा। जो ट्रांसपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 कहलाती थी पंजाब की, उसके बारे में आज कोई नहीं बोल रहा। जो किसानों के जो गुणवत्ता चीजें, किसानों की जो उपलब्धियां दी जाती थी पंजाब में, आज उसकी बात कोई नहीं कर रहा। जो किसानों की जो चीजें विकसित की जाती थी, जो कांग्रेस ने खत्म कर दी, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। उधार फ्री की बातें सब कर रहे हैं, बिजली फ्री दे देंगे, पेंशन दे देंगे। अरे पंजाब का आदमी के बल इतना है बाजुओं में, जो साल में 3-3 बार अनाज उगाता है, और आप उसको क्या दे रहे हैं? मन भुलावन चीजें। मतलब आपने पंजाब के नागरिकों को आपने समझ लिया भिखारी। आप उनको रोजगार की बात कीजिए ना, उनसे कृषि की बात कीजिए, भ्रष्टाचार की बात कीजिए, नशे के ऊपर बात कीजिए, उससे बात कौन करेगा? बात सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज है, राज्य सरकार का काम है रोजगार देने का। जी मैं आप बिल्कुल बोलिएगा। हाँ, सुनिए वीडियो सुनिए। रोजगार राज्य सरकार का काम है देने का, हर चीज निकालने का राज्य सरकार का काम है, हर चीजों को, यहाँ तक कि राज्य का काम है सरकार का, उसकी उपलब्धियां, उसके खजाने को भरना, उनको चलाना, ना कि बनबलावन चीजें देके सत्ता में आना। ये चीजें देने के लिए भी आपको कर्जा मुक्त होना पड़ेगा। पहले लाएंगे कहां से पैसा? कुछ तो आप बनाइए ना उस चीज का। हाँ, पंजाब में ये चीज की जाएगी। इस बार पंजाब के अंदर जो फसलें खरीदी गई, बम्पर उस पे खरीदी गई एमएसपी पे, मगर वो कहाँ सड़ रही है, वो कहाँ बेची गई आगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। प्रदीप जी, आप बांटो जनता को, आप बांटो तो जनसेवा। अन्य विपक्षी दल यदि वो वायदे करते हैं, तो अगर वैसे वायदे वो करते नजर आ रहे हैं, तो वो लोक लुभावन वायदे आपको नजर आ रहे हैं, आप भी तो दे रहे हैं ना भाई। देश की जनता, सुन लीजिए, आपने पंजाब की जनता के बारे में कहा, आपने पंजाब के किसान के लिए कहा कि उनके बाजुओं में इतनी ताकत है, वो किसान फसल उगा करके अपना भोजन और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। हम कह रहे हैं केवल पंजाब ही नहीं, देश के हर एक किसान के बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कायदे से कर सकता है। यदि सरकारें निकम्मी ना हो, तो यदि सरकारें अपने वसूलों पर जाग जाएं, तो प्रत्येक सरकार का मैं जिक्र कर रहा हूं, यदि सरकारें जो वायदे करती हैं उन पर नजरअंदाज न करें, मुंह न फेरें, तो यदि जो नेता सत्तासीन होते हैं वो अपनी झोली को ना भरें, तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं वो भ्रष्टाचार में ना लिप्त हो, तो जिस रोजगार का वायदा किया जाता है सरकारों द्वारा, यदि वो सरकार उन वायदों को पूरा करें, तो हमारे देश के किसान में और युवाओं में इतना उनके बाजुओं में इतनी ताकत है। सुन लीजिए, एक समय था देश में अनाज जो है वो आयात होता था, और आज हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि निर्यात होता है। मुझे लगता है कि अगर देश में 2-4 साल अनाज ना भी उगाया जाए, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मुझे जितना लगता है अगर देश में अनाज ना भी उगाया जाए 2 साल तक, तो पूरा देश बैठ करके खाना खा सकता है। इतना अनाज हमारे देश में आज उगता है। तो ये मत कहिए पंजाब नहीं, पूरे देश में युवाओं और किसानों के बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो अपना भरण पोषण बखूबी कर सकती हैं। वो किसी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलानी, उनको किसी सरकार की जरूरत, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि आप हमको अनाज दीजिए 4 किलो 2 किलो, क्या है 2 किलो 4 किलो, लेकिन सरकारें अपने वायदे पर मुकरे ना, तब ना। यही तो चीजें हैं, राज्य सरकारों के जो दायित्व है वो केंद्र पे डालती हैं, अपना पूरा नहीं करती हैं। जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार में तो कर्जे में जाता है, जब राज्य जाता है तो
भ्रष्टाचार में तो होता है जब चीजें फैसिलिटी जब जनता के लिए या देश की रक्षा के लिए खरीदी जाती आपकी है भी सरकारें और हैं, पैसा आपकी नहीं होता तमाम तो सारी उनको राज्यों में, देखना ज्यादातर पड़ता है। राज्यों में आपकी सरकारें हैं और आप हमेशा इस बात का बिल्कुल हवाला राज्य देते हैं। सरकारें आप हैं, ज्यादातर सुन बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल आएंगे भ्रष्टाचार दोबारा आएंगे, मुक्त सरकार चला रहे हैं, जहां भी आएंगे चला रहे कमेंट, हैं। एक कमेंट वरुण जी से ले लेते हैं, लेकिन हम बता दें उसके पहले आपके पास आएंगे फिर से। आप हमेशा इस बात का हवाला देते हैं कि हम 2 किलो 4 किलो 8 किलो 10 किलो गेहूं दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? आप रोजगार दीजिए। आप अपंग बना रहे हैं प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। आप रोजगार दे करके उनसे कहिए। आप कह रहे हैं कि मनरेगा में काम हो रहा है, कहां मनरेगा में काम हो रहा है? जमीनी स्तर पर देखिए आप। मैं केवल आपकी सरकार का नहीं जिक्र कर रहा हूं, मैं सभी सरकारों के लिए वही चीजें कह रहा हूं। ये मत समझिएगा कि बीजेपी सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूं और अन्य दलों की सरकारों के लिए भी कह रहा हूं। आप अपंगु बना रहे हैं। कहां जा रहा है देश का युवा, कहां जा रहा है देश का भविष्य? नजर नहीं आता। समस्या तो यही है ना, पहले अपने अंदर आकलन कीजिए, उसके बाद इस बात को दीजिए कि हम बांट रहे हैं। आप खैरात में बांट रहे हैं क्या? कोई सरकारें खैरात में बांटती हैं क्या? कोई खैरात में नहीं बैठती, या कोई नेता अपने घर से ला करके नहीं देता है। उल्टा जनता की गाड़ी, जेब की गाड़ी कमाई का जो पैसा होता है वो लूटते हैं ये जनता, ये नेता। वरुण पुरोहित जी, पंजाब में आज जिस तरीके से जो वायदे किए जा रहे हैं, देखिए ये सच है कि जनता को खैरात का नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जनता भी मजबूर है। इन नेताओं ने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है, सभी नेताओं ने, मोस्टली सभी दलों के, कि सत्ता के पहले तो वो जनसेवा करती हैं, लेकिन एक तमाम सारे मीम्स आए होंगे, आपने भी देखा होगा कि चुनाव के पहले नेता जनता के द्वार पर और चुनाव के बाद जनता नेता के पैरों पर। तमाम सारे ऐसे मीम्स, तो ये मीम्स मुझे लगता है ये हकीकत में है। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद और भटनागर जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। आप दोनों ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश की आम जनता की आवाज बोली। आज प्रदीप जी भी, भटनागर जी भी भाजपा का नाम नहीं लेने का, राज्य सरकारों का दोष है, मैं उनको भी आज साधुवाद दूं। आपने जो बात करी, देखिए पंजाब जो है, सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आएंगे सीधे, आप अपनी बात रख रहे थे, पूरी करिए अपनी बात। वरुण पुरोहित जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? वरुण जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो अकाली दल और बसपा का गठबंधन गरीब और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के कई तरह के वादे, घोषणाएं पत्र में देखा गया है। दरअसल जिस तरीके से 5 लाख मकान गरीबों के लिए, भाई कन्हैया स्कीम को दोबारा से लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही तमाम सारी अन्य योजनाएं भी की गई हैं। वरुण पुरोहित जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप अपनी बात पूरी, आप अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब जो है हमारा सूबा, वो यूनानियों से लेकर के, मुगलों से लेकर के, ब्रिटिश राज से लेकर के देश की अस्मिता बचाए रखने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अभी किसान आंदोलन भी हुआ था, पंजाब के सूबे के लोग अधिकतर थे। सूबा इसलिए कह रहा हूँ, पहले हरियाणा, ये सारा हिस्सा पंजाब के सूबे में। आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, भटनागर जी ने, आपने आम आदमी की बात की। देखिए पंजाब जो है उसमें नए तरीके का चुनाव हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले चुनाव में अच्छी सीटें ली थी, 2019 में उनका वोट शेयर घट गया था। उनके फुलका जी वगैरह जो सांसद थे छोड़ के चले गए। फिर वो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट बहुत लेट उन्होंने डिक्लेयर कर पाए। केजरीवाल जी को खुद की इच्छा हो रही थी वहां जाने की, पर वो नहीं जा पाए क्योंकि पंजाब में उनका कोई खुद का है नहीं। मैं कांग्रेस की या बीजेपी की बात नहीं कर रहा, चन्नी की पॉपुलैरिटी सब में ज्यादा हो गई है वहाँ। सिद्धू कुछ कर रहे हैं, वो उसका पता लगेगा सिद्धू जी के करने से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब के जो है 70-80% जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे कहीं ना कहीं। जो असली समस्या जो है इस समय, आप हेलो आ रही आवाज, आप बोलिए। आप और भटनागर जी जो बात करते, फ्री बीज कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम, फ्री बीज कोई अपनी जेब से नहीं देता। जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि हम कोई चीज फ्री देंगे तो हमारी जेब से किसी न किसी रूप में टैक्सिंग होके कट के हमारे को ही दिया जाए। आज की तारीख में जनता रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण और पंजाब में खास तौर से नशा
बहुत ज्यादा हो चुका है। पंजाब में क्या, मैं तो कहूंगा देश के कई अन्य भागों में, नाम नहीं लेना चाह रहा, जगह जगह मैंने देखा बच्चे नशे की उसमें आते जा रहे हैं। नशे की गिरफ्त में बच्चे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको हम सही दिशा नहीं दे पा रहे, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। जो ग्रेजुएट हो गया, कोई बीटेक हो गया, कोई कुछ हो गया, उसको रोजगार ही नहीं है। तब वो घर पे आप योगेश जी मानसिक स्थिति देखिए बच्चे की, कि वो अपनी एजुकेशन पूरी हो गई, अब वो सुबह निकलता है, जॉब मिलती नहीं, शाम को घर आता है, वो माता पिता से कब तक पैसे लेगा? तो उस जवान बच्चे की, युवा बच्चे की जो मानसिकता है, चाहे बच्चा होता है बच्ची, मैं सबको बच्चे की उसमें ले रहा हूँ, उनकी मानसिकता बड़ी बेचारों की बड़ी मानसिक प्रेशर में आ गई, मानसिक अवसाद में आ गई। तो कुछ उसमें से परसेंटेज बच्चे फिर नशे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ये पूरे समाज की, पूरे देश की कहानी हो चुकी है। इसमें राजनेताओं का, जो आप कह रहे हो, नेताओं का बिल्कुल ख्याल नहीं गया। मैंने कोरोना काल में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप मेरी डिबेट्स देख लीजिएगा, मैंने प्रश्न उठाया एमएलए एमपी पे सबसे, कि भाई चुनाव मांगते, आप वोट मांगते टाइम तो घर घर जाते हो, और आप कोरोना काल में घर घर गए क्या लोगों को देखने? एकमात्र कोई कांग्रेस की भी, पूरी कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं मैं, कोई थी, वो विंग थी यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस, श्रीनिवास के नेतृत्व में, वो आपको भी पता है, विदेशी दूतावासों ने उसकी तारीफ की, सारी पार्टियां, सारे पत्रकारों ने उससे सहायता ली। एकमात्र कांग्रेस की भी वो एकमात्र विंग वो रही। बाकी एमएलए एमपी किसी पार्टी के हो, 90% 80% अपने घरों में घुस गए। अरे कोरोना, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, यही जनता उनके मंत्री बनने के पर, विधायक बनने पर उनके दरवाजे पे पहुंच जाती है, तो 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है, विधायक का इंतजार करना, मंत्री तो मुलाकात नहीं करते हैं। योगेश जी, यही बात मैंने राजस्थान मंत्रिमंडल जो नवंबर में पुनर्गठन हुआ, आप मेरी डिबेट से निकाल लीजिए, मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लेके, अशोक गहलोत जी ने उसमें निर्देश दिया सबको कि किसी का गेट बंद नहीं रहना चाहिए, मंत्री बनते ही गेट बंद, खड़े रहो आप बाहर सड़क में, गार्ड कह देगा मंत्री जी है नहीं। ये जो एटीट्यूड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अपन ने कई बार डिस्कस किया विधायकों का और सांसदों का, क्योंकि ये रगड़ाई करके नहीं आते, या तो कोई बड़े आदमी के, हमें नाम नहीं ले सकते, नेताओं के बेटे बेटी हैं वो, क्योंकि हमारे पिताजी हैं, माताजी, सीधे फ्लाई शॉट। अरे भाई, आपके पिताजी माताजी, आपका हक बनता है, विरासत है, तो आप काम करके आओ समाज का, सड़क पे काम करके, रगड़ाई करके। भाई हीरो हीरोइन आ गए, कोई क्रिकेट के प्लेयर आ गए, मैंने कहा ना, अभी तो चुनाव है, इसलिए पूरा खुल के आपको 20 के बाद और डिस्कस कर लेंगे। क्रिकेट खिलाड़ी हुए, हीरो हीरोइन, ये आप मुझे बताइए, कोई रगड़ाई करके थोड़ी है? सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा की बात नहीं कर रहा, वो लोग तो समाज सेवा करके आए थे, सारी पार्टियां उनको सांसद बनाना चाहती थी। तो ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, विधायिका जो है, विधानसभा है, इसमें आप देखेंगे, आप एनालाइज करोगे, जैसे 100 सीट है तो 30-40 तो ऐसी बेटे बेटियों या फिल्म स्टार या कोई सेलिब्रिटी, वो क्यों करेगा भाई जनता के लिए रगड़ाई? क्योंकि उसने उस प्रोसेस से नहीं आया। उस प्रोसेस से आएगा जब उसको दर्द मालूम होगा, इसके घर में बच्चे रो रहे हैं, उनको खाने को नहीं है, या बच्चा बीमार है तो कैसे माँ उसको किस प्रकार से अस्पताल में लाइन में लग के उसका इलाज करा रही है। ऐसी अनुभूति पुराने नेताओं को होती थी, इसलिए उनका एक इस्तकबाल होता था, इतने लंबे लंबे पीरियड तक वो चुनाव जीतते थे। आज कोई चुनाव के माध्यम से तो आ ही नहीं रहे। मैंने, आप देखिए, कांग्रेस की भी बात की, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, दूसरी पार्टियों का यही हाल है, जो सेटिंगबाज होते हैं दिल्ली में बैठे बैठे, वो पद पाते रहते हैं, वही टिकट लेते रहते हैं। तो जो धरातल से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, उनको तो तवज्जो नहीं मिल रही, इसलिए आपकी सारा सिस्टम वैसा ही हो रहा है। तो ये चीज जो है, इसको आप, जैसे अपन मनरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे बड़ी योजना है इतिहास की, विश्व की। उसके कारण आप देखिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे उसके पहले हो, मजदूरी मिलने लगी तो लोगों का कुछ आर्थिक रूप से सहायता हुई और वो अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन उसके साथ साथ जो निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू हो गई। आप खुद एक लेमैन की जैसे सोचिए कि अगर 100 आदमी घर में है खाने वाले, और हमारे पास रिसोर्सेज 30 जनों को खिलाने के हैं, तो आप डिवाइड तो करोगे ना कुछ उनमें, बच्चों को थोड़ा ज्यादा दोगे, बड़ों में क्षमता ज्यादा होती है तो वो कम खा लेंगे, लेकिन आप 30 जनों को ही खिला दोगे तो 70 तो भूखे रहेंगे। ये आज तो पंजाब की स्थिति नहीं, पूरे देश की स्थिति। और पंजाब का चुनाव इसमें बड़ा दिलचस्प चुनाव है, ऐसे चतुष्कोणीय या 5 कोणीय चुनाव पहले कभी नहीं हुआ इतना। लेकिन मैं, देखिए, मैं हरसिमरत कौर जी की हमेशा तारीफ करी, क्योंकि किसान आंदोलन में सबसे पहले इस्तीफा देने वाली अगर कोई लेडी थी, हरसिमरत कौर। उसको ना तो मीडिया ने उनको हाईलाइट किया, ना राजनेताओं ने हाईलाइट किया। उस महिला ने सबसे पहले केंद्र सरकार से टक्कर ली और इस्तीफा दिया। नेताओं की बात कर रहा हूँ, किसान तो आ ही गए थे चारों तरफ। तो ऐसे जो कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी हो, अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमको उसकी तारीफ करना, सबसे पहले हमको भारतीय बनना चाहिए। उसके बाद फिर क्यों, यही मैंने कहा ना, ये जड़ है सारी पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स तो रही नहीं है, ये तो खाली सेटिंगबाजी का खेल हो गया, एक बिजनेस हो गया। भाई हम इतना पैसा डालेंगे, कुछ लोग तो क्या बिजनेस पैसा डालते हैं, सांसद मंत्री हो गए, उसको पैसे को डबल करते हैं। ये चीजें क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में ज्यादा होती है। इसीलिए हम कहते हैं वरुण जी
इसीलिए हम ये इस बात को कहते हैं कि दरअसल ये जो घोषणा पत्र जारी करती हैं पार्टियां, इनको कानूनी प्रक्रिया के तहत लाना चाहिए। इनको कानूनी प्रक्रिया योगेश जी बन नहीं सकती राजनीति में, क्योंकि भविष्य की बात होती है। आप 5 साल के प्रोजेक्शन कैसे कानूनी चीज में ले आओगे? मान लीजिए अभी कोरोना काल हो गया, इकोनॉमी आपकी नीचे आ गई, तो वो उसको कैसे लागू कराओगे आप? नहीं, ऐसे नहीं। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ला देंगे तो बड़ी विषमताएं आ जाएंगी, बड़ी परिस्थितियां विषम हो जाएंगी, हम कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? अगर हम 100% का, आप प्राइवेट सेक्टर में बखूबी जानते होंगे, एक टारगेट मिलता है। टारगेट 100% कोई अचीव नहीं कर पाता है। 80% अगर टारगेट किसी ने अचीव कर लिया तो उसकी सैलरी आती है। ऐसे ही तो होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। और उसके बाद क्या होता है? इंसेंटिव मिलता है। योगेश जी, जो आप कह रहे हो, आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ, वो मेरा दर्द है, बाकी सब साथियों का वही दर्द है, आम जनता का दर्द है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना, इसमें रिफॉर्म्स की बात आएगी। जैसे मतदाता कार्ड बनाया, TN शेषन जी ने रिफॉर्म की, उसके पहले बूथ कब्जे होते थे, गांव-गांव में वोट नहीं देने देते थे लोग, तो वो एक रिफॉर्म्स आए। आज इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होने के बाद काफी स्थिति सुधरी हमारी चुनावी राजनीति। ऐसे आप जो कह रहे हो राजनीति के रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, अभी राजनीति मैं आपको बता रहा हूँ वरुण जी, बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसमें इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। आपको जानकारी होगी इस बात को, आपको नहीं? सुन लीजिए एक बात, इलेक्शन कमीशन करिए, एक पॉइंट मेरा सुन लीजिए 2 सेकंड। इलेक्शन कमीशन जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, उसकी खुद की मशीनरी होगी इम्प्लीमेंटेशन की, जब तक इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग नहीं हो सकता। अपन ने पिछली बार भी डिबेट्स में डिस्कशन किया। अरे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी रहे नहीं क्या आप? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो लेता है ना। इलेक्शन कमीशन तो जो हमारे प्रेजेंट की सरकार होती है उसको अपने अंडर में लेता है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। जैसे देखा नहीं क्या जैसे अधिकारी रहे, आपने देखा नहीं क्या उनके कार्यकाल को? ये तो आपने बखूबी देखा होगा, नेताओं के नीचे चले जाते हैं। हाँ, वही मैं बात कह रहा हूँ ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये अधिकारियों की मंशा होती है कि हमारी कैसे काम करने की क्षमता है। तमाम सारे ऐसे इलेक्शन कमीशन के नाम मैं अभी आपको बता दूंगा जिन्होंने बिल्कुल मुखातिब हुए, जो बिल्कुल सरकार के जो गलत काम कर रही थी, जो पार्टियां गलत काम कर रही थी, उनको लेकर के उन्होंने विरोध किया, नाम उजागर किए, उनके ऊपर कार्रवाइयां तक की गई, उनके यहाँ छापेमारी तक की गई। नाम नहीं मुझे पता है क्या, अभी नाम रख दूंगा, लेकिन वही होगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी कहेगी कि नहीं। दरअसल मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहा हूं। पता है जिस तरीके से अभी एक प्राइवेट चैनल ने अभी एक स्टिंग ऑपरेशन किया कर्नाटक का। दरअसल ये कर्नाटक का हाल का मुद्दा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये अक्सर हर जगह, हर राज्यों में होता है कि अभी चुनाव हुआ, चुनाव होने से पहले, मतदान होने से पहले जिस तरीके से सारे जो प्रत्याशी थे, 3 प्रत्याशी कांग्रेस के थे और एक TMC के, जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमको सत्ता में जाना है और डील हो रही है, पैसे भी लेते हुए पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। अब बताइए इनकी मंशा जो है कि हम सत्ता पे काबिज होंगे, कैसे होंगे? जो 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करके सत्ता पे काबिज होगा वो उसकी वसूली नहीं करेगा। मशीन तो है नहीं घर में, पेड़ तो लगाने की हिला देगा, पेड़ आ जाएंगे पैसे। मैंने यही तो कहा योगेश जी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आप कह दीजिए कि जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। एग्जैक्टली ऐसे कुछ, हाँ, कोई भी, हम यही नहीं कर रहे 10 करोड़, ऐसे कुछ संशोधन करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये डिस्कशन तो संसद करेगी, संसद में प्रतिनिधि सही आएंगे। हाँ, ये सभी को करना चाहिए। आप सर्वदलीय बैठक में ये चीज प्रस्ताव पास होना चाहिए और ऐसे करके कुछ एक रास्ता निकालना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास। सरबजीत आ रहे हैं आपके पास। सरबजीत सिंह जी, मुझे लगता है अब तक आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा और आपकी पार्टी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के तरजीह दी है, पंजाब की जनता को लेकर के कितना संजीदा है आपकी पार्टी। और हम चाहेंगे कि आप कुछ उन योजनाओं को या जो आपके मैनिफेस्टो में जारी हुए हैं अब तक, काफी कुछ क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, तो उनको थोड़ा बताइए दर्शकों को। सरकारी नौकरी जैसे है ना, 10 लाख प्राइवेट नौकरी है, तो सबसे बड़ी बात, जैसे 1 साल हमारे किसान भाई दिल्ली बैठ के आए हैं, अभी दिल्ली धरना लगा के आए हैं, तो 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए। वो जो सारा मुद्दा था वो किसानी जो फसल है हमारी, फसल पर का मुद्दा था कि उसका मिनिमम MSP दीजिए, तो उसकी गारंटी मांग रहे थे सब, है ना। तो हमारी श्रोमणी अकाली अगर सरकार बनती है तो हम फलों और सब्जियों, जो बहुत बड़ी बात है, फलों और सब्जियों पर पंजाब में MSP दबाएंगे। तो ये कहीं भी आज तक किसी ने ये बात अभी तक ना बोली है, ना बीजेपी ने बोली है, बीजेपी ने बोली है। तो हमने ये काफी 3-4 महीने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि फलों और सब्जियों पर भी हम
MSP देंगे। तो जितने भी मुलाजिम जो हैं 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको मुलाजिमों को सबको पेंशन मिलेगी। उद्योग के लिए जो बिजली की दरें हैं वो 5 रुपए प्रति यूनिट होंगी। ठेका प्रणाली तहत भर्ती कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को जो है परमानेंट कराया जाएगा, पक्का कराया जाएगा। तो हर घर में हर किसी को 400 यूनिट फ्री मिलेंगे लाइट के, बिजली के 400 यूनिट फ्री होंगे प्रति मंथ। 800 रुपये प्रति यूनिट हो गया एक बिल, क्योंकि जो बिल का सर्कल होता है वो 2 मंथ का होता है। तो उस सर्कल में 800 यूनिट जो है वो फ्री होंगे। पहले 200 यूनिट थे, पहले जो हमारी पिछली सरकार थी, अब 800 कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही बहुत हर जो मुद्दे पे ऐलान, बाकी पूरी डिटेल मेरे पास अभी नहीं आई है क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है। लेकिन ये तो आपने हाँ बोले। सबसे बड़ी बात देखिए पांडे जी, सबसे बड़ी बात ये है कि श्रोमणी अकाली दल ने जो भी पहले हमारी जब का देश आजाद हुआ है 3 बार हमारी सरकार आई है, अब जो पूरी चली है 5-5 साल, चाहे 1997 में हुई, चाहे 2007 में आई, चाहे 2012 में आई। तो जो भी हमने वादे किए हैं 3 बार हमारी सरकार आई है, 3 बार ही हमने जो वादे किए वो सभी वादे पूरे किए। हमने कहा था कि किसानों की बिजली माफ होगी, तो 25 साल से पंजाब के किसानों की बिजली जो है, खेतों की लाइट जो है वो माफ है। तो हमने कहा था 2007 में कि हर गरीब को आटा दाल फ्री मिलेगा, तो वो रेगुलर मिल रहा है 15 साल से। 10 साल हमारी सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस ने झूठ बोला कि हम घ्यो देंगे, चीनी देंगे, चाय पत्ती देंगे, कुछ नहीं दिया। जो भी सबसे बड़ी बात है मेरे भाई बोल रहे जी रोजगार की, तो ऑन रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड निकाल लिया जाए तो पिछले 20-25 साल में सबसे ज्यादा अगर जॉब सरकारी नौकरी जो दी है वो श्रोमणी अकाली दल की सरकार में दी है पंजाब के युवाओं को। सो हर मुद्दे पे, किसी मुद्दे पे अगर आए तो श्रोमणी अकाली दल ने 3 बार सरकार बनी है, जो भी कहा है वो करके दिखाया है। तो पंजाब के लोग, हमें पूर्ण भरोसा है कि वो विश्वास करेंगे हम पे, क्योंकि जो हम वादा करेंगे बहुत ही सोच विचार के उसको हमने वादे को किया है, जिस वादे को हम निभा सके। कांग्रेस की तरह नहीं है, इन्होंने कहा कि घर घर नौकरी, उसके बाद फिर के बात से मुकर गए। इन्होंने कहा कि 4 महीने में नशा खत्म कर देंगे। आपने एक बात बताई कि ये यानी जो नौकरी की है ठेकेदारी प्रथा है, इसको समाप्त कर दी जाएगी ना पंजाब में अगर आपकी सरकार आती है। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत शानदार, मुझे लगता है मैं अपने नजरिए से जितना देख पा रहा हूं ये बहुत शानदार फैसला है। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में होती क्या है कि देश का हो चाहे प्रदेश का युवा हो, वो ठगा जाता है। ठेकेदारी प्रथा किसी राज्य में हो, मुझे लगता है, मैं अपने नजरिए से, अपने चश्मे से देख रहा हूं कि कतई उचित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो संस्थाएं होती हैं, जो एनजीओज होते हैं, या जो ये कंपनियां अपने आप को बनाती हैं, उसके बाद युवाओं को हायर करती हैं और सरकार से पैसा लेती हैं, इसमें बहुत बड़ा बंदरबाट का खेल होता है। सरकार से पैसा उसका कुछ आता है और कम वेतन पर युवाओं को रखा जाता है, उसके बाद उनकी सैलरी नहीं दी जाती है, और उसके बाद 10 कर्मचारी होंगे तो उसको 20 कर्मचारी दिखाया जाता है। तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। प्रदेश के अर्थव्यवस्था को चूना लगाने का काम बहुत बखूबी और बहुत ईमानदारी तरीके से अगर कहें तो ये ठेकेदारी प्रथा के जरिए से ये कंपनियां करती हैं। वरुण जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक कमेंट ले लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, फल और सब्जी में जिस तरीके से एमएसपी लागू करने की बात शिरोमणि अकाली दल ने की है, आप भी हालांकि इस बात को कह चुके हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये ठेकेदारी प्रथा को लेकर के भी उन्होंने कहा, और बिजली को लेकर के सबसे बड़ी बात कही कि अभी तक तो 300 यूनिट थी, अब 400 यूनिट इन्होंने 100 यूनिट और बढ़ा दी है। तमाम सारी ऐसी योजनाओं का ये जिक्र कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जिक्र इन्होंने किया सरबजीत जी ने कि 1997 में जब इनकी सरकार आई थी, उसके बाद जब सरकार इनकी बनी 3 बार, तो इन्होंने विकास के जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं। एक यहां पर चुनावी समीकरण मुझे याद आया, जब 1996 का इन्होंने जिक्र किया, तो 1997 का इन्होंने जिक्र किया, तो 1996 में बसपा और शिरोमणि अकाली दल ने एक साथ संयुक्त रूप से पंजाब की सरजमी पर उतरे थे, सियासी मैदान में उतरे थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे। 13 सीटों में 11 सीटें इन लोगों ने जीत दर्ज की थी, और ऐसा ही कुछ समीकरण अब इस बार भी बनता नजर आ रहा है। आपके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा,
लेकिन इस बार आपसे अलग चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा के साथ हाथ मिलाकर के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, डी फैक्टर, दलितों का जो ये फैक्टर माना जाता है, काफी सीटों पर प्रभावी माना जाता है, ये आप बखूबी जानते हैं प्रदीप जी, पंजाब में। और ऐसे में वास्तव में क्या इस बार शिरोमणि अकाली दल इसका फायदा उठा सकती है क्या? क्योंकि कांग्रेस ने तो सीएम का जो फेस दिया है रणजीत चन्नी को, वो डी फैक्टर एक अपने में अलग है। उन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया पंजाब में, वो उन्होंने करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, बसपा से हाथ मिला करके शिरोमणि अकाली दल ने एक नई बात और एक लंबा जो पुराना इतिहास था उसको दोहराने का काम किया है। तो ऐसे में क्या वास्तव में जनता का मन इस बार बदल सकता है क्या, और आपके लिए चुनौती आ सकती है क्या? जी जी, देखिए बादल साहब बहुत हमारे लिए गणमान्य है और हमारे एनडीए के प्रमुख हैं, और हम उनका आज भी मान सम्मान करते हैं और हृदय से करते हैं, और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, ये भी हमें भूलेंगे नहीं। जो आदर सम्मान उनके लिए है सदैव भारतीय जनता पार्टी में जो था वो रहेगा। जो राजनीति की अगर बात आती है तो राजनीति में जो वादे होते हैं और वादा खिलाफी होती है उस पर थोड़ा सा टीका टिप्पणी आपने भी करी, मैंने भी करी, होनी भी चाहिए। अगर चन्नी जी ने भी उठाई बात कि रेत माफिया को लेकर 5 रुपए रेत, वो कहाँ चला गया आज के टाइम में? ये पंजाब जैसे में रेत चोरी हो रहा है, खनन माफिया जो है आज जेब भर रहे हैं अपने और उनके परिवार के भी, उस बारे में कभी आके जवाब नहीं देते। देखिए, हमारी जब सरकार थी अकाली दल के साथ, और उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विभाग सारा, मगर ये कभी ये नहीं बताते कि वो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिस वादों करके आप अकाली दल और भाजपा जो सरकार ज्वाइंट चल रही थी, उनके दुनिया भर के आपने सपने पंजाब को दिखाए और अपनी सरकार आपने कांग्रेस ने बनाई। तो ये चीजें थोड़ी सी हैं कि आपने जो वादे करके आए, आपके वादे कहाँ चले गए आपके? आपने कहा था 25,000 लोगों को हर साल नौकरी देंगे, आप वो नौकरियां कहाँ चली गई? आपने कहा था जो भी कृषि में जो भी चीजें हैं सहूलियतों की सब पूर्ण देंगे और किसानों का मदद करेंगे, वो कहाँ चले गए आप लोग उसके बारे में? और सबसे बड़ा मुद्दा था कि अकाली दल भाजपा सरकार पे इल्जाम लगाया था कि ये ड्रग्स माफिया है और ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। आज ये बता सकते हैं कि 7,500 से ऊपर केस चल रहे हैं ड्रग्स को लेके पंजाब में, वो आज तक क्यों चल रहे हैं, क्यों नहीं खत्म हुए? और उसमें करीब 600 तो ऐसे केसेस जो बहुत गहन और बहुत माफियाओं वाले, जो वो भी इन्होंने फाइलें दबा रखी, उसके बारे में कभी नहीं बोलते। अगर पंजाब जो है एक बहुत बड़ा एक बॉर्डर से लगता हुआ क्षेत्र है और उसके बारे में बहुत गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए, और हर समय कैप्टन साहब ने इन चीजों को बारीकी से उठाया है, कहा भी है। मगर ये कभी एक्सप्लेन नहीं करते कि सिद्धू जी वहां जाके गले लगते तो हैं, मगर पंजाब के बारे में सही क्यों नहीं बोलते? पंजाब जो है, पंजाब का अध्यक्ष तो बना दिया, मगर पंजाब के हित के बारे में क्यों नहीं करते? आज भी देख लीजिए, आज भी नवजोत सिंह सिद्धू अपने अमृतसर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक कंपेनिंग के लिए बाहर नहीं निकले। क्या दलित का बच्चा मुख्यमंत्री बन गया? चिढ़ है इस चीज की? नहीं आएंगे, अभी जवाब ले लेते हैं। आपका सवाल आ गया, मैं भटनागर वो पुरोहित जी से ले लूंगा अभी। प्रदीप जी, मैं ये पूछ रहा था, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। या तो मैंने ये पूछा कि जिस तरीके से पुराने इतिहास को अकाली दल ने दोहराया, क्या वास्तव में, क्योंकि हम 97 का इन्होंने जिक्र किया, 96 की मुझे याद आई, तो मैंने कहा कि जिस तरीके से 96 में 13 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन ने 11 सीटों पर कब्जा किया था लोकसभा के चुनाव में, ऐसे में क्या वास्तव में उसी इतिहास को एक बार फिर से इस चुनाव में भी दोहरा सकती है और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है क्या, क्योंकि आप इस बार शिरोमणि दल के साथ नहीं है मैदान में? मैं बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी चीज है पंजाब को सुविधाएं और कर्ज मुक्त कैसे किया जाए, और इसके विषय पे कोई भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, इन्होंने जो मन भुलावन जो भी चीजें दी है और इस चीजों को जो स्टड पे जो चुनाव अकाली दल लड़ रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उनकी अपना निजी राजनीति और उनका अपना मैनिफेस्टो है। सबसे बड़ी पंजाब की चिंता करनी है कि जो बॉर्डर एरिया है, जो ड्रग्स के लेके बच्चे आज वहां पीड़ित है, जो हर 400 मीटर में शराब के ठेके खुले हुए, उन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, पंजाब को दोबारा विकसित कैसे किया जाए, उसकी जो दुरुपयोग पंजाब के बच्चों का हो रहा है उसे सही कैसे किया जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी कैसे की जाए, जो किसानों को सहूलियत मशीनों की चाहिए उन्हें पूरी कैसे की जाए, 24 घंटे बिजली पंजाब को कैसे मिले, जो पंजाब का बच्चा जो कर्जे में डूबा हुआ उसको उभारा कैसे जाए, विचार इस पे कर रहे हैं भाजपा सरकार, उस पे ही चीजों पे काम किया जाएगा। हम लोगों को बदनाम किया गया कृषि को लेकर, कृषि के जितने भी कानून बने उनको लेके, मगर इन चीजों पे उनके बारे में कभी छोटे किसानों के बारे में नहीं सोचा।
जिनको कानूनों की जरूरत है, जिनको फायदे मिलते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, अच्छी बात है, अकाली दल ने अपने हिसाब से अपना मैनिफेस्टो बनाया है और हाँ, बड़ी अच्छी बातें रखी हुई है। बिल्कुल अपने मन मुताबिक गठबंधन भी किया है, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अपनी रणनीति पूरी तैयारी से सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो अकाली दल भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, सभी कर रहे हैं। ठीक बात। वरुण पुरोहित जी, जिस तरीके से हाँ, जब पंजाब के लिए हम बैठते हैं ना चर्चा करने, वरुण जी आवाज आ रही है ना आपको? वरुण जी चलिए, प्रदीप भटनागर जी आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, वरुण जी के पास आएंगे, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। प्रदीप जी, वही सवाल आप ही से मैं ले लेता हूं। दरअसल में जब कोई भी मुद्दा, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने पंजाब के लिए मैं बैठता हूं, तो ये जो नशाखोरी का मामला आता है सामने, ये आ ही जाता है। वास्तव में ये बहुत जटिल समस्या है पंजाब की, लेकिन आपकी भी सरकार, आप भी सरकार में रहे हैं, फिर अगर हम आपसे पूछते हैं तो जो कांग्रेस है वो कहती है आप भी तो सरकार, बीजेपी भी तो सरकार में रही है, अकाली दल भी तो सरकार में रही है, और आप अभी कह रहे हैं कि नहीं साहब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को समस्या निपटाना चाहिए। ये क्या है? मतलब आप लोग सत्ता में आ जाते हैं लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, सत्ता बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन पंजाब की सूरत वैसी ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल आपको इस चीज के बारे में कहूँ, अगर आप राजनीतिक पे चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति की बात करते करते आप थोड़ी सी देशभक्त की बातें भी करनी पड़ेंगी आपको। हम बहुत लंबे टाइम पंजाब में सरकार में रहे और काम किया और दिखाया भी, और हम पे तो भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे जो सिद्ध नहीं कर पाए, और जो भ्रष्टाचारी हरियाणा में रहे या पंजाब में रहे वो जेल भी गए, और आज जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें कांग्रेस ने देखा भी और अपने साथ रखा भी। तो पंजाब में भ्रष्टाचार का बहुत लंबा फहरिस्त है, चाहे जमीन को लेके हो, चाहे वो कृषि को लेके हो, चाहे वो सरकार को लेके हो, चाहे वो रेत को लेके हो, बहुत सारी चीजें हैं। मगर इन चीजों को भी हमने चीजों को देखा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जा रहे थे अपने फिरोजपुर कार्यक्रम में, वो बहुत बड़ा पिटारा पंजाब के लिए लेके जा रहे थे, जो कि पंजाब की कांग्रेस सरकार उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नहीं प्रदीप जी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पिटारा लेकर के जा रहे थे, सुन लीजिए, आ रहे हैं वरुण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। अगर पिटारा लेकर के जा रहे थे तो दिल्ली से भी पिटारा खोल सकते थे बाद में भी, अगर पंजाब की जनता इतना हितैषी होती, वो कांग्रेस पर केवल निशाना साधने के लिए ना होता तो। अगर पंजाब के हितैषी हम हैं, हम पंजाब की सरजमी पर जा रहे हैं पिटारा खोलने, किसी कारणवश मान लिया एक सेकंड के लिए कांग्रेस सरकार की भारी चूक थी, लापरवाही थी, हम सवाल दागेंगे कांग्रेस सरकार पर, लेकिन पंजाब की जनता पर, पंजाब की आवाम पर तो सवाल नहीं दागेंगे ना। पंजाब की आवाम हमारे दिलों में बसती है ना। अगर हमको कुछ देना है पंजाब की जनता के लिए, अपने घर में बैठ करके दे देंगे। सारी चीजें तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, सारी चीजें तो आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम अपने घर से कर ले रहे हैं। भाई क्या नहीं कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं घरों से। आप अपने सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, दफ्तर में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके क्या क्या नहीं उद्घाटन हो गया है। भाई आपको कैश थोड़े ने ले जाकर के किसी व्यक्ति को देना था। पांडे जी, पंजाब सर मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब की जो धरती है 950 साल, 1000 साल से बहुत जितने युद्ध और जितनी, अरे वो मत बताइए भाई, वो हम भी जानते हैं, देश का हर बच्चा जानता है, इतिहास पढ़ता है बच्चा, सेकंड क्लास से आता है तो उसको इतिहास पढ़ाना शुरू हो जाता है क्लासों में। वो मत बताइए। हमने जो मुद्दे की बात की, आप कह रहे हैं पिटारा खोलने जा रहे थे प्रधानमंत्री जी। अरे पिटारा साहब खोलने जा रहे थे तो आप दिल्ली से बैठ कर, आपकी जब वापसी हो गई थी कह देते, तब ये पंजाब की नहीं पूरे देश की आवाम ये कहता कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल, ये देखिए बीजेपी सरकार का दिल। अगर वहां पर वो पिटारा नहीं खोल सके तो पीएमओ में बैठ करके, अपने दफ्तर में बैठ करके पिटारा खोल दिए जो देने जा रहे थे वहां पर कांग्रेस सरकार। सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, आपको बात देते हैं ना, आपको मौका देते हैं ना बोलने का। अब सुन लीजिए, अगर गलत बोले तो आप उसमें टिप्पणी कर दीजिए, मैं स्वीकार लूंगा। मैं गलत बोलूं तो आप अगर ये वहीं पर बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके दे देते, उसके बाद हम और अन्य लोग भी यही कहते कि वास्तव में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने गलत किया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब की जनता को कुछ देने जा रहे थे, कांग्रेस सरकार ने नहीं देने दिया, अपने घर पर बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ करके दे दिए। दे सकते थे, नहीं दिया, तो ये मत कहिए। हाँ बता देता हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ।
देखिए जो घटनाएं हुई और उस घटनाक्रम को इंक्वायरी में कितना टाइम चला वो भी हम आपने देखा। मैं भी निंदा और बाद करता में हूँ क्या घटना की, कहा कांग्रेस सरकार, सुन लीजिए, घटना पे आ मान लीजिए जाते हैं मुझे आप प्रभु, टाइम नहीं देंगे, कैसे आप काम सिंपल से चलेगा? जवाब नहीं दे पाते आप हैं। नहीं, आप मुझे सर मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दोगे आप तो कैसे एक्सप्लेन, काम दरअसल आप चलेगा? घटना पे क्या आ कहा जाते हैं, फिर वही कांग्रेस जी ने कहेंगे कि खड़े कांग्रेस साहब, ने क्या ये नहीं कहा करने दिया, कि कांग्रेस ने वो नहीं राजनीति करने दिया। करने नहीं सर, मैं चलिए अच्छा सर मैं बोलिए, खत्म बोलिए कर रहा बोलिए, हूं, आप बेशक मुझे आपको मत बोलने आपको दीजिएगा। आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आप एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर हाँ चर्चा चाहते बिल्कुल, हैं। उसके बाद क्या आंधी चली दिल्ली से लेके पंजाब तक, क्या आंधी चली कि प्रधानमंत्री जी राजनीति करने जा रहे थे, चुनाव आ रहा है इसलिए करने बुलावा चीजें देने जा रहे थे। इतनी चीजें कितनी लंबी आई, क्या इस विषय में विचार नहीं करेंगे? किसने नुकसान कराया उस विषय में विचार नहीं करेंगे? चुनाव खत्म होने दीजिए, जो चीजें पंजाब की है, जिस प्रदेश की अधिकार की है वो पूर्ण मिलेगी और होगी और जाएगी वहां तक। मगर जो उस प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बोलने से पहले सोचना चाहिए कि कब कौन सी बात कही जाती है। राजनीति सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जिस तरीके से आपने कहा। ये जवाब इसका ये नहीं है कि अगर लोगों ने कह दिया कि राजनीति करने जा रहे थे, चुनाव है इसलिए तोहफा को, ये तो आपको पहले सोच लेना चाहिए था। आपको फिर बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम तोहफा देने जा रहे थे, वहां पिटारा खोलने जा रहे थे। खैर ठीक है, आएंगे आपके पास। वरुण पुरोहित जी, देखिए आपसे भी सवाल वही है, अभी हमने प्रदीप जी से भी वही कही, हम पंजाब के विषय में कोई भी चर्चा उठाते हैं, कभी भी मुद्दा करते हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मतलब घूम घमा के वो बात आ ही जाती है यहाँ पर अवैध कारोबार की, जिस तरीके से नशाखोरी का चल रहा है। हमने प्रदीप जी से भी कहा कि सत्ता में आप भी थे, शिरोमणि अकाली दल भी थी और अब कांग्रेस रही है अभी तक। हम किसी से पूछते हैं सवाल, आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे वो भी सत्ता में थे, उनसे पूछते हैं तो कहेंगे कांग्रेस सत्ता में थी। ये क्या वजह है आखिर कि आप लोग केवल इस मुद्दे को, जैसे आप कहते रहे ना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का मुद्दा बना रखी थी, वैसे ही पंजाब में एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में। अवैध कारोबार जिस तरीके से फैला हुआ है, व्याप्त है पूरे पंजाब में नशाखोरी का, इसको लेकर के आप केवल क्या चुनावी मुद्दा ही बनाते रहेंगे? पंजाब की जनता का कोई ध्यान नहीं देंगे? मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूं, उसमें आप भी सम्मिलित हैं। पुरोहित जी। योगेश जी, मैंने शुरुआत में रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण और नशे की बात की, देश में फैला हुआ है, पंजाब में नहीं। आप तो मेरी आपको बताऊं काम मिलती है, ये सब किस किस चीज में हो रही है पूरे देश की। आप देखिए कितने पोर्ट्स पे अभी नौसेना ने परसों कितना बड़ा जखीरा पकड़ा है, अडानी पोर्ट पे कितना पकड़ में आ रहा है, उसके बाद कोई सूचना ही नहीं है कहाँ गया इतना बड़ा बड़ा जखीरा। पूरे वर्ल्ड का अगर नशे का कारोबार का अगर अड्डा बना दिया तो भारत को बना दिया। अब मैं कहूंगा मोदी सरकार ने तो इनकी फट से चिल्लाने लग जाएंगे। आज सरकार आपकी तो आप पे प्रश्न उठेंगे, भैया इतनी हजारों लाखों करोड़ की ड्रग्स कैसे आ रही है पोर्ट्स के ऊपर, कैसे आ रही है भारत के अंदर ही, आप मुझे बताइए। पहले तो नहीं आ रही थी इतनी। ये कहते हैं हमारी तो एफिशिएंसी, हम पकड़ रहे हैं, तो पकड़ने के बाद हो क्या रहा है, आए कैसे जा रही है कंटिन्यूस। अगर आप सजा दे रहे होते तो दूसरे की हिम्मत नहीं होती इतनी ड्रग्स लाने की। अब मैंने हमेशा बात उठाई नशा का, मैंने भी सारे सामाजिक कारण आपसे डिस्कशन किए। बीजेपी की क्या बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई है, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दे रहे थे, नहीं दे पाए कि चाय पकौड़े तल लो, नाले से गैस बना लो। खैर ये तो पूरी दुनिया, पूरा यूथ को इस चीज को देख रहा है। आप हर बात में कांग्रेस और गांधी परिवार को कोसते हैं। 8 साल से लोग कान पक गए, लोगों के कानों में रुई डाल ली लोगों ने, ये बात करेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे 8 साल से। पंजाब से रिलेटेड आप देखिए ऑकवर्ड सिचुएशन, कैप्टन जिनकी बुराई कर रहे हैं, 9.5 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? अरे उनको तो आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो अपने साथ लेके। अगर वो बुरे थे तो आपने साथ क्यों लिया? आप अकेले ही चुनाव लड़ते। अकाली दल जो इनका हमेशा कांग्रेस के से अदावत रही है अकाली दल की, फिर भी मैंने अकाली दल की नेता की तारीफ की, ये लोग नहीं कर सकते कांग्रेस की तारीफ। उसके बावजूद अकाली दल इनको छोड़ के चला गया। क्या कारण है? इनको टीआरएस छोड़ के चला गया। सब कांग्रेस से अदावत रखते थे शुरुआत से, शिवसेना छोड़ के चली गई। अभी केंद्र में इनकी सरकार है तो ये तो कह नहीं सकते कांग्रेस ने लालच में ले लिया। कांग्रेस तो इस समय बड़ी पिटी पड़ी है पूरे देश के अंदर, उसके बावजूद इनको इनके साथी छोड़ के जा रहे हैं। कौन छोड़ के? जो इनसे कांग्रेस से हमेशा अदावत रखते थे वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। उसके आप ये इनको अपना खुद का अंतर्मन देखने की आवश्यकता है। ये आज अटल जी अडवाणी जी की जो एक पार्टी विद डिफरेंस को छोड़ के मोदी काल बना दिया नो देश के। अब कोरोना काल बोलो, मोदी काल के लो, हमेशा हिस्ट्री में ध्यान रहेगा कि भाई क्या हुआ, नोटबंदी से लोग कैसे परेशान हुए, गंगा जी में कैसे लाशें बह रही। उसके बाद आपके इनके प्रमुख क्या बोले थे, ये मुक्ति मिल गई। आप ये सोच सकते हो, ये तो मैं कह रहा हूं मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। अगर हाईलाइट करते थे जनता इनको सड़कों पे पकड़। आप इनके प्रमुख कह रहे हैं कि किसी के आदमी चले गए, मुक्ति मिल गई, टीवी चैनलों के ऊपर भाषण दिए। आप सोच सकते हो किसी का आदमी घर का चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। कह रहे इनके जो क्रियाकलाप है जनता और भगवान इनको सजा देगा जो भी जिस प्रकार की। पंजाब की जहां तक बात है, आज की स्थिति ऐसी है कि ये किसी के कुछ भी बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि इनके पास सारा जो सामान है
वो उल्टा हो गया। अकाली दल के अभी बुराई कर रहे थे, अकाली दल के साथ थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, हमने किया। अरे भाई वो अकाली दल ने किया, आप तो उसके सब्सिडरी पार्टनर थे। कैप्टन साहब के आप सब्सिडरी पार्टनर हो गए, सिद्धू आपकी पार्टी में से कांग्रेस में आ गया तो बुरा हो गया। ये ऑकवर्ड सिचुएशन तो बीजेपी की बहुत जबरदस्त हो गई। कांग्रेस की ऑकवर्ड सिचुएशन इसलिए नहीं है जो चन्नी सबसे पॉपुलर फेस है, और आप देखिए अगर कांग्रेस काम नहीं कर रही होती तो 2 बार टर्म में नहीं जीतती, 10 तारीख को फिर तीसरा टर्म जीतेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अकाली दल और आम आदमी पार्टी है संघर्ष में। मैं नहीं दूसरी पार्टियों में जैसे नहीं करता, मुंगेरी लाल की जैसे के साथ संघर्ष में हम तो पूरी 117 सीटें जीत रहे। वो दोनों पार्टियां संघर्ष में है। कैप्टन साहब के भी गठबंधन इनके साथ 2-4 जगह हो सकता है, वो भी संघर्ष में होगा, लेकिन सरकार चन्नी की बनेगी, कांग्रेस पार्टी की बनेगी। क्योंकि चन्नी मैं देखिए कोई कांग्रेस का, मैंने कहा ना आप मेरी ट्वीट निकाल लीजिए, मैं कोई भी बात में भी कल परसों भी कोई बात है तो ट्वीट मैंने किया है। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई गड़बड़ होती है उसको भी हम खुल के बोलते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक फ्रंट है, डेमोक्रेटिक फोरम है हमारा। चन्नी की पॉपुलैरिटी 3 महीने में जबरदस्त बढ़ी है, उसको आप नकार नहीं सकते हो। उसके चन्नी के मुकाबले में कोई भी आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बता दो इस समय कोई हो तो। यही प्रेशर कर रहे थे। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो प्रॉब्लम हो गई, वो दूसरे प्रेशर कर रहे हैं, उसके प्रेशर में आ जाते हैं। नाम फेस डिक्लेयर करो, फेस डिक्लेयर करो, भाई नहीं करते हम, लेकिन फिर भी कर रहा है कांग्रेस पार्टी ने, अलग कमान ने उसका निर्णय सर्वोपरि है। अब मुझे बोलने दो, आपने खूब टाइम बोला, आप बोलने नहीं दोगे। ये सब ये और दर्शाता है आज की जो भारतीय जनता पार्टी है मोदी काल की, वो जो जितने भी इनके प्रवक्ता हैं, दूसरी पार्टी बोलेगी तो उसको बोलने नहीं देंगे, सुनने की क्षमता इनमें है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में काला चोर है, जिसके मन में काला चोर होगा वो दूसरे की बात नहीं सुनना चाहेगा। ये सीधा सा सिद्धांत है। मैं पूरे टाइम सुन रहा था, आपकी तारीफ भी कर रहा था। ना तो आप मेरी तारीफ कर सकते हो, ना कांग्रेस के नेताओं की कर सकते हो। आप सिर्फ मोदी मोदी करोगे, मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी। आपको मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी अडवाणी जी के टाइम थी, आपने समाप्त कर दी। और अगर 10 तारीख को आपकी चंड चालाकी पाखंड नहीं चला, 5 राज्यों में अगर आप हार गए, पूरे देश में जनता चौराहे पे खड़े देखेगी। जो जनता के साथ आपने किया है, आप निजीकरण का विरोध क्यों नहीं करते? टीवी में बैठ के करिए निजीकरण का विरोध। कैसे दोगे रोजगार? निजीकरण से दोगे। आपने जितने व्यापार, जितनी नौकरियां निजीकरण के नाम पर सरकारी खत्म कर दी, उतनी क्या क्रिएट कर दी प्राइवेट जॉब। आप पहले प्राइवेट जॉब 1 लाख क्रिएट करो, जब 1 लाख सरकारी नौकरी खत्म करो। आप कैसे कर रहे हो ये चीज? जनता इस चीज को देख के बैठी है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सब डिबेट्स में कहा, युवाओं का आंदोलन देखोगे जैसे प्रयागराज में देखा आपने, और दूसरा आंदोलन ST का देखो क्या इस निजीकरण के विरोध में, क्योंकि आप आरक्षण खत्म करने जा रहे हो इसकी आड़ में। आप योगेश जी, आपको कह रहा हूँ, 2 बड़े आंदोलन देश में इंतजार कर रहे हैं इनका। 10 तारीख के बाद आप देखिएगा इनका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, आप दोनों लोग रुकिए, पुरोहित जी आप भी रुकिए और प्रदीप जी आप भी रुकिए। सरबजीत सिंह जी के पास चलेंगे। सरबजीत सिंह जी, आवाज मिल रहा है आपको? चलिए, सरबजीत सिंह जी हमारे साथ नहीं है और उनका संपर्क टूट गया है। ठीक है, प्रदीप जी आपसे ये जानना चाहेंगे, वास्तव में जो दलितों को लेकर के चर्चा हो रही है, और दूसरी बात तो भाई आप सुन लिया करिए, पुरोहित जी कुछ बोल रहे हैं तो वो तो आपकी तारीफ भी कर रहे थे, वो तो बात कर रहे हैं। आपने मोदी बात क्यों कहा? अगर ये बीच में नहीं बोलेंगे तो इनको आज ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर, इनको ये चीज सिखा के भेजी जा रही है। आप देख लीजिए, इस 2-4 साल के दौर में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ताओं को 1-2-4 शालीन होंगे, बाकी तो सब इन्होंने साफ कर दिए। इनको ट्रेनिंग दी गई है, किसी को बोलने मत देना, गांधी परिवार को गालियां बकना, कांग्रेस को कोसना। 3 काम की ट्रेनिंग है, ABC 1 2 3, बस ये 3 ट्रेनिंग लेके भेजते हैं। अरे नहीं भाई, पुरोहित जी गाली देने कौन ट्रेनिंग देता है भाई? कौन सा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप बाहर हो जाओगे भारतीय जनता पार्टी से। मैं कांग्रेस की बात को बोलता हूँ, क्रिटिसिज्म भी करता हूँ। मेरे को राहुल गांधी बाहर नहीं कर रहा है, 4 साल हो गए मुझे। आप ये फर्क देखिए अटल जी अडवाणी जी के टाइम का। आप अडवाणी जी से मिलते हो क्या कोई लोग? आप तारीफ नहीं कर सकते अडवाणी जी की टीवी पे आज। आप तारीफ करो अडवाणी जी की आज। आप देखो 24 घंटे में आप बाहर हो जाओगे, या ED, इनकम टैक्स, CBI भटनागर जी 2 घंटे बाद। चलिए ठीक है, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। पुरोहित जी और प्रदीप जी, चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। निजीकरण पे आप ले जा रहे हैं, फिलहाल समय के अभाव के चलते आप दोनों मेहमानों को यहाँ पर रोकेंगे, और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब की सरजमी और पंजाब की सियासत का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से पंजाब में डिफैक्टर हावी है, सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा जब 1992 में अगर जिक्र करें तो काशीराम जी ने जिस मजबूती के साथ दलित को एक साथ लाने की कोशिश की थी, और उस दौरान अगर जिक्र करें तो 16% बसपा को वोट मिला था, और 1 साल बाद ही 1997 में महज 7.5%
मतदान बीएसपी के साथ गया था और घटते घटते 2017 में 1.5% पर टिक गया है। तो सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि अकाली दल के साथ गठबंधन इस बार बसपा कितना मजबूती के साथ पैठ जमा पाती है पंजाब में, और पंजाब की सरजमी पर कौन सत्ता काबिज कर पाता है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।